नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़ पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम बस्ती की हस्ती। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को हम बस्ती जनपद के किसी ऐसे नामचीन शख्सियत को सामने लाते हैं जो अपने उत्कृष्ट कार्य से लगातार समाज में अपना योगदान दे रहे हैं और बस्ती की नाक ऊंची कर रहे हैं। तो इस कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं हरैया तहसील के रहने वाले पंडित चंद्रमणि पांडे जी। और चंद्रमणि पांडे जी एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, राजनीति में उनकी अच्छी खासी रुचि रहती है और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं पंडित चंद्रमणि पांडे से, जिनको पूरा जिला उनके एक उपनाम सुदामा पांडे के नाम से भी जानता है। तो पांडे जी नमस्कार, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। पांडे जी, पूरा जिला कुछ साल पहले आपको पंडित चंद्रमणि पांडे के नाम से जानता था। कुछ साल पहले ये देखा गया कि अचानक आपके नाम के आगे सुदामा जुड़ गया। तो ये अच्छा भला घर है आपका, आप एक अच्छा खासा स्कूल आप चलाते हैं, राजनीति में भी आपकी अच्छी खासी रुचि है, समाज में भी अच्छी पकड़ है आपकी। आपके घर की स्थिति तो ऐसी नहीं है, ये अचानक सुदामा का किरदार क्यों? देखिए, सुदामा का किरदार इसलिए, सुदामा एक सैद्धांतिक व्यक्ति थे जी, जिनका एक अपना सिद्धांत था, उस सिद्धांत से कभी डिगे नहीं थे जी। तो ऐसा नहीं कि मैं सुदामा नहीं था तो मैं सिद्धांत से बहुत परे था। मेरे घर वालों ने तो मेरा एक बड़ा अच्छा नाम चंद्रमणि, जिसका शॉर्टकट सीएम होता है और लोग सीएम बनने के लिए तरसते हैं, लेकिन मैं सुदामा इसलिए बना कि मैं अपने पढ़ाई के समय से भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्लोगन से एक अच्छा साथ में था तो प्रभावित था। राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था और दीवारों पर जगह जगह लिखा था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, घर घर से हिंदू जाएगा, मंदिर वहीं बनाएगा। और इससे इतना हम लोग प्रभावित हुए कि हमारे घर के 3 लोग कार सेवक के रूप में कार्यरत रहे और हम 2 भाई, जो कि उस समय 18 साल से कम की अवस्था में थे, 7 और 9 में पढ़ते थे, हमारे बड़े भाई सूर्यमणि पांडे। तो हम लोग गांव से लंच पैकेट मांग करके और अपने बगल एक इंटर कॉलेज हुआ करता था, नेशनल इंटर कॉलेज, वहां पहुंचाने का काम करते थे कार सेवकों के लिए। और उसके बाद फिर धीरे धीरे हुआ क्या कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा मोटा कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी रहा और 2015-16 में मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता में बढ़ चढ़ के सहभाग करते हुए जिले में नंबर 1 की सदस्यता कराई। भारतीय जनता पार्टी के सुनील बंसल जी, भारतीय जनता पार्टी के अन्य बड़े जो है पदाधिकारियों ने, जिसमें क्षेत्रीय उपाध्यक्ष थे उपेंद्र शुक्ला जी, इन लोगों ने कहा था कि जो नंबर 1 की सदस्यता कराएगा उसे नंबर 1 का सम्मान मिलेगा, एक मोटी माला उसे मैं पहनाऊंगा। मैं कभी माला का भूखा तो नहीं रहा, लेकिन जब 2017 में टिकट वितरण होता तो बस्ती जनपद की 5 सीटों को ये भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में हम लोग प्रचार करते थे और जानते थे कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, पोस्टर लगाने वाले गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, तो एक कार्यकर्ता भी वास्तव में कुछ हो सकता है। मुझे चंद्रमणि पांडे को नंबर 1 सदस्यता कराने के लिए कोई पद नहीं मिला, कोई बात नहीं, चूंकि संगठन का चुनाव 1 साल पहले 16 में हो चुका था। मुझे कोई माला नहीं पहनाई गई, कोई बात नहीं। सदस्यता के दौरान मुरादीपुर चौराहे पर मेरा एक्सीडेंट होता है, दाएं पैर का पटेला टूटता है, मैं अपने पास से 1.5 लाख की दवा खर्च करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष तो हमारे बगल के थे, वो तो चले आए थे, उसने हाल तक नहीं लिया। लेकिन 5 सीटों पर जब दल बदलुओं को टिकट दिया गया तो मैंने ऐसी स्थिति में केंद्रीय नेतृत्व को जगाना चाहा। मैंने चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर उस समय जो है अमित शाह जी का घेराव किया, फिर खून का पत्र पीएम मोदी जी को लिखा और जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में मैंने माना कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत से भटक गई है, ये भी झूठ की खेती करने लगी है। और ऐसी स्थिति में कि मैं सिद्धांत से कहीं डिगने वाला नहीं हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का खेत मुझ जैसे तमाम कार्यकर्ताओं ने जोत के तैयार कर दिया था। पैदावार होनी थी, ये मैं जानता था कि पैदावार होना है, लेकिन सिद्धांत के चलते मैंने भारतीय जनता पार्टी से
अपनी दूरी बनाई और ये सिद्धांत बनाया कि जनता की सेवा करने के लिए दल बहुत जरूरी नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी से अलग हुआ और सुदामा बना। और सुदामा बनने के पीछे सीधा उद्देश्य कि इस देश का जो असली सेवक किसान और नौजवान होता है वो बदहाल है, और जो झूठ की कीर्ति करते हैं, चाहे अधिकारी हो और चाहे जनप्रतिनिधि हो, वो माला माल है। तो उनकी स्थिति सुदामा जैसी है। आपकी बातों से ऐसा लगा कि जैसे आपने भारतीय राजनीति का जो मौजूदा परिवेश है जी, आपने सुदामा का जो किरदार गढ़ा है वो उस पर एक करारा तमाचा है। निश्चित तौर पर वो सारे दलों और सारे नेताओं के लिए, चूंकि मैंने कहा कि अधिकारी हूं या जनप्रतिनिधि हूं, सब झूठ की खेती कर रहे हैं इंद्र के तरीके से। उन्हें सिंहासन की चिंता, तपस्वी उनको रास नहीं आते हैं। लेकिन मैंने दिखाया कि मैं तप बल करके, जनता की सेवा करके आपको सही रास्ता दिखाने का काम करूंगा। ये संपूर्ण राजनीति के लिए था कि लोग कार्यकर्ताओं का दोहन करते हैं, और कार्यकर्ता की जब जरूरत पड़ती है, जनहित के कार्यों की बात होती है, तो लोग चुप हो जाते हैं। अभी जल्द ही एक मैंने पोस्ट डाला है कि मैं कभी सत्ता या विपक्ष नहीं, मैं यथार्थ लिखता और बोलता हूं। मैंने लिखा है कि इतनी महंगाई हो गई गैस, क्यों चुप बैठे माया अखिलेश। आप कहते हो कि स्मृति ईरानी जब गैस का दाम बढ़ता था तो गैस सिलेंडर लेके सड़क पर आ जाती थी। आज प्रियंका जी को, आज डिंपल जी को, आज मायावती को, या हमारे जो क्षेत्रीय विपक्ष के नेता होते हैं, उनके घर वालों को कौन रोक रहा कि आप आकर के महंगाई पे सवाल ना करो। लेकिन आप डरते हो कि कहीं सत्ता की सीबीआई, ईडी, आईबी आपके पीछे न लग जाए, तो आप सत्ता के डर से घर में बैठे रहो और जनता आपके लिए बूथ पर लड़े। तो निश्चित तौर पर सभी लोगों पर एक बड़ा सवाल है, जिसके लिए आप संघर्ष करते हो, जिसके लिए आप सपने राजनीति में दिखाते हो, उसके लिए कुछ करना भी सीखो। जो कहो वो करो। पांडे जी, आपने 2022 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, यानी आप जनता की अदालत में भी गए। जब से भाजपा का मोह भंग हुआ आपसे, लगातार आप जनसेवा कर रहे हैं और चुनाव भी लड़ा आपने, तो जनता को भी करीब से आपने देखा और राजनीति को भी आप करीब से देख रहे हैं। तो राजनीति कितनी समझ में आई और जनता कितनी समझ में आई, हमारे दर्शकों को बताइए। जो हमको समझ में आई वो बहुत हास्यास्पद है, और हमें तो लगा था कि मैंने काफी कुछ जन जागरण किया है और लोगों ने राजनीतिक दलों का स्वाद चखा है, तो वो भी जागृत हो गए हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ जगाने की जरूरत है। जगाने की जरूरत है कि जब मैं राजनीति में नहीं आया था तो लोगों से सुनता था कि भैया सभी दल के नेता एक जैसे हैं और कोई अच्छा विकल्प नहीं, अच्छा विकल्प आ जाता तो उसको वोट दिया जाता। जनता चाहती तो है कि अच्छा वो चाहते हैं कि अच्छा विकल्प हो जो 5 साल हमारे सुख दुख में साथ दे। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद 2017 में मान लीजिए जो मैं चुनाव लड़ा, तो मेरे जनहित में किए गए कार्यों को जनता, शायद उतना सोशल मीडिया नहीं थी, या मैं किसी दल में किसी बड़े नेता के पीछे हुआ करता था तो वो मुझे नहीं जानती थी। लेकिन चूंकि 17 से 22 तक तो लगातार दिन रात मैंने अपने घर का कोई काम नहीं किया, मैंने जनता के लिए ही काम किया। चाहे वो अमाट के लिए लड़ना हो, चाहे स्टाम्प ड्यूटी शुल्क वृद्धि के लिए लड़ना हो, चाहे कहीं सड़क नाले के लिए लड़ना हो, चाहे किसी के राशन और दवा के लिए लड़ना हो, चाहे सड़कों के लिए हो। मतलब इलाहाबाद बैंक का इलाहाबाद बैंक के 144 जमाकर्ताओं का करोड़ों पैसा गमन हो गया था, उसको 3 महीने के अंदर वापस दिलाना हो। तो मैं तो सोचता था कि मैंने एक मिसाल कायम किया कि अगर इलाहाबाद बैंक के महज 144 लोगों को मैं पैसा दिला सकता हूं अपने संघर्ष के दम पर, तो आज पूरे देश में सहारा के जमाकर्ता काफी पीड़ित हैं। और कोई विधानसभा नहीं जहां 1 लाख लोग सहारा के जमाकर्ता ना हो। तो अगर एक तरफ मैंने पैसा दिलाया तो इन लोगों का मुझ पे यकीन होगा, जिनको मिला हो तो साथ देंगे, जिनको पाना हो वो भी साथ देंगे। लेकिन साथ तो ऐसा मिला कि देख करके मैं स्वयं आश्चर्यचकित रह गया कि 2017 और 2022 के वोटों में कोई अंतर नहीं आया। यानी मुझे दिखा कि जहां तक आपने कहा राजनीति, तो राजनीति मैंने समझा कि बाल्यकाल में पढ़ाई से मैं समझता था कि देश को आजाद करने के लिए संगठन बने, समाज सेवी लोग उसमें जुटे जो देश को आजाद कराना चाहते थे,
और उसी को कांग्रेस नरम दल और गरम दल से जाना गया। यानी जनता हित लड़ने वाले, समाज हित लड़ने वाले ही राजनीतिक और राजनीतिक दल के होते थे। हालांकि आप तो समाज सेवा और राजनीति में लोग अंतर करते हैं, लेकिन मैं एक समझता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि वास्तव में राजनीति का मतलब तो राज की नीति, जिससे राज मिल जाए, कुर्सी की नीति है, सत्ता की नीति है, जिससे राज मिल जाए वही नीति। जनता की कोई नीति नहीं है। और जनता भी घूम फिर उन्हीं पर है। उसे शेख चिल्ली का सपना जो दिखाएगा उसी के साथ वो चलेंगे। जनता को 5 किलो राशन चाहिए, 5 किलो अगर राशन है तो समझ लीजिए उनके पास कोई समस्या नहीं, उनके पास कोई टेंशन नहीं। राशन है तो टेंशन नहीं। 2000 अगर उनको सम्मान निधि मिल रहा है तो समझ लीजिए कि उनको रोजगार की कोई जरूरत नहीं और किसी प्रकार के किसी सम्मान की कोई जरूरत नहीं है। तो जनता खैरात के पीछे दौड़ रही है, जबकि माना जाता है कि प्रजातंत्र में जनता द्वारा जनता की सरकार है। जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी, जिसको चाहेगी उसको बिगाड़ेगी। लेकिन जनता सिर्फ और सिर्फ स्वार्थपरता पे है, वो संघर्ष नहीं देख रही है। सब वो संसाधन के आगे संघर्ष को फेल कर दे रही है, दल के आगे दिल को फेल कर दे रही है, और वो जाति और धर्म के आगे कर्म को फेल कर दे रही है। कहने का मतलब जनता सिर्फ ये कहती है कि एक सच्चा ईमानदार जनप्रतिनिधि मिले जो उसके साथ दुख दर्द को साझा करे, उसकी मुसीबतों को लेकर के लड़े। ये केवल जनता के मैंने कहने की बात है, हकीकत में ऐसा नहीं मिलता है। नहीं, हकीकत में है क्या कि जनता को मैंने कहा और जगाने की जरूरत है। मैं कहीं आज जनता को दोषी भी नहीं मानता, लेकिन रीड ये किया, जनता को जगाने की जरूरत है। 2017 और 19 में जिन लोगों ने कहा था कि अरे वो क्या करेंगे, वो क्या कर सकते हैं, इस बार 22 में हमारे सापेक्ष लड़ रहे प्रत्याशियों ने जनता के बीच में कहा कि चंद्रमणि तो प्रत्याशी अच्छे हैं, सुदामा से बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं है, लेकिन वो जीतेंगे नहीं, तो वोट आपका बेकार चला जाएगा। अगर वो मेरी बुराई करते तो शायद जनता उनसे लड़ती, लेकिन उन्होंने जनता के दिमाग में बैठा दिया कि अच्छे तो हैं, जो आप चाहते हो सब कुछ है उनके अंदर, लेकिन संसाधन नहीं है, जीतेंगे नहीं। तो जनता को इस पे तय करना होगा कि संसाधन 5 साल आपके काम नहीं आएगा, आप संघर्ष को ये जागरूक कर दिया लोगों ने दुष्प्रचार करके कि आपका वोट खराब जा रहा है। जी पांडे जी, जब भी बस्ती जनपद में कोई वीआईपी कार्यक्रम होता है तो पूरे पुलिस महकमे की नज़र सुदामा पर होती है। एक मामूली कपड़ों में रहने वाला सीधे साधे आदमी को नज़रबंद कर दिया जाता है या अरेस्ट कर दिया जाता है। कई बार ये खबरें भी आई थी प्रकाश में कि आपको गाड़ी में बैठाकर पुलिस वाले कई घंटे घुमाते रहे जब तक वीआईपी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ। तो क्या आपसे शांति भंग की आशंका रहती है क्या? क्यों ऐसा करते हैं लोग? मेरे अब तक के किसी कार्य व्यवहार से मुझे नहीं लगता कि जनता या प्रशासन में बैठे लोगों को किसी तरीके की ऐसी कोई आशंका हो। लेकिन वीआईपी के आगमन पर जो मुझे हाउस अरेस्ट किया जाता है, नज़रबंद किया जाता है, एक थाने से दूसरे थाने घुमाया जाता है, एक तो कहीं न कहीं मानसिक रूप से मुझे प्रताड़ित करने के लिए होता है कि आप लाख तैयारी कर लो सरकार को जगाने की, लेकिन सरकार के हाथ में पुलिस है। तो ऐसी स्थिति में जब तक सरकार की अपनी पुलिस है तब तक सरकार का, पब्लिक का व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि मुझसे इन लोगों को कोई डर नहीं, चाहे मुझे हाउस अरेस्ट कर लो या आप किसी जनसभा में आ रहे हो वहां मैं पहुंच जाऊं तो वहां भी आपका सुरक्षा घेरा होता है। तो चंद्रमणि पांडे कूद करके आपके मंच पर नहीं जा सकते। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो राजनीति की स्वच्छता थी, जो शुचिता थी, वो आज भी किसी के अंदर तो बने। किसानों का एक यूनियन जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति हुआ करते थे, मैंने पढ़ा, तो वो गया राष्ट्रपति जी से मिलने, और राष्ट्रपति भवन किसानों का जब वो दल पहुंचता और राष्ट्रपति जी को सूचना मिलती है तो राष्ट्रपति जी किसानों के दल को बुलवाते नहीं है, अपितु कहते हैं कि किसान चल करके हमारे दरवाजे तक आया है तो हम भी दरवाजे पे चल करके उससे मिलेंगे और बात को सुनेंगे। राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों जनहित की समस्याओं के समाधान के पूरक होते हैं।
सत्ता में बैठा व्यक्ति समस्या समाधान कर सकता है और विपक्ष में बैठा व्यक्ति बताता है कि समस्याएं हैं कहाँ, वो उठा सकता है। तो मैं बार बार प्रयास करता हूं कि मान लीजिए स्थानीय सांसद, विधायक, डीएम किसी विषय पर ध्यान नहीं देते। जैसे हमारे यहाँ राम जानकी मार्ग विशेषरगंज के से एक सड़क निकली करीब 4 किलोमीटर की, जो कि करोड़ों की बनी, लेकिन कहीं एक गिट्टी, एक रोड़ा मिट्टी पड़ा नहीं। इसके संदर्भ में सांसद को, तत्कालीन जो जिलाधिकारी थी, उनको मैंने ज्ञापन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे विषयों को लेकर के, चाहे वो मार्ट पुल हो, चाहे कोई भी समस्या हो, मैं सरकार को चाहता हूं कि योगी जी आवे या कोई आवे तो उनको मैं यथा स्थिति से अवगत करा सकूं। नहीं, ये समस्याएं आपकी इलाकाई समस्याएं हैं, और सड़क नाली खड़ंजा की समस्याएं आप सीधे मुख्यमंत्री से करना चाहते हैं। प्रशासन भी तो है यहाँ। नहीं, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि घाघरा, जो कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी विभीषिका का कारण होती है, पूर्वांचल में उसका सबसे ज्यादा कहर होता है। पूर्वांचल के मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री को मैं बताना चाहता था, और कहीं न कहीं ये मुख्यमंत्री के ही स्तर से मुझे रोकने का प्रयास होता है कि एक बार अगर मैं मिल लूंगा और उपाय बता दूंगा तो काम करना पड़ेगा। ये लोग काम करना नहीं चाहते, बाढ़ की विभीषिका को या किसी समस्या को दूर करना नहीं चाहते, क्योंकि समस्याएं दूर हो जाएंगी तो धन का बंदर बांट कैसे होगा। मैंने बार बार कहा कि घाघरा की धारा अयोध्या से देखेंगे तो 2 भागों में विभाजित है, एक पूरा बाजार फैजाबाद जाती है, एक छावनी बाजार बस्ती आती है। दोनों धाराओं के बीच के अगर रेत के अंबार को हम समाप्त कर देंगे तो निश्चित तौर पे दोनों धारा एक होगी तो नदी के किनारे का कटान बंद हो जाएगा, बीच के मलबे को हटाएंगे तो अवैध खनन बंद हो जाएगा। दोनों धारा एक होगी तो जल का वेग बढ़ेगा, नदी अविरल निर्मल होगी और नदी के सफाई की कोई जरूरत नहीं होगी, जल संरक्षण भी होगा। लेकिन इन विषयों पर ये लोग नाकाम करके सिर्फ बाढ़ राहत के नाम पर धन का बंदर बांट करना चाहते हैं, और इस बंदर बांट का मैं पर्दाफाश ना कर सकूं, इसलिए मुझे मिलने नहीं दिया जाता। नहीं जनता और मीडिया ये कहेगी कि मुख्यमंत्री को सही सलाह इन्होंने दिया लेकिन उसका पालन नहीं। पांडे जी, बस्ती जनपद के जिस इलाके की बात आप कर रहे हैं वहाँ हर साल बाढ़ आती है जी। सबको बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगता है। सैकड़ों गांव उजड़ जाते हैं, तमाम शरण स्थल बनाए जाते हैं, तमाम राशन पानी पहुंचाया जाता है, करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद किया जाता है, लेकिन आज तक इसका ठोस समाधान नहीं निकल पाया और हर साल ऐसा होता है। तो क्या इसका अस्थायी समाधान नहीं है? इसका पूर्ण रूप से अस्थायी समाधान है। समाधान लोग सुनना नहीं चाहते। अगर थोड़ा बहुत हमारे समाधान को तत्कालीन जिलाधिकारी मेरे उपनाती घाघरा में छलांग के बाद ही सुने, लेकिन राजशेखर जी ने अगर थोड़ा सा सुना या माला श्रीवास्तव जी ने सुना तो उसका परिणाम ये रहा कि आज चांदपुर कटरिया दुबौलिया के पास वहां आज बंधा सुरक्षित हो चुका है, कटान की स्थिति नहीं है, चूंकि बोल्डर की पैचिंग कर दी गई। इसके पहले ये लोग गिट्टी और मिट्टी से कटान को रोकने का काम करते थे। पांडे जी, आप विपक्ष की राजनीति करते हैं और जन समस्याओं को लेकर के प्रायः स्थानीय प्रशासन और सत्ता से भिड़ते रहते हैं। जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली जो भाजपा की सरकार चल रही है, तमाम योजनाएं लागू हैं और रोज बखान सरकार का होता है। आपके लिए हालांकि ये कठिन सवाल होगा, लेकिन आप सरकार की 5 अच्छाइयाँ गिना दीजिए। ऐसा नहीं, कोई सवाल कठिन नहीं है। जब सरकार के अच्छे कदम रहे हैं तो मैंने बढ़ करके उसका स्वागत किया है। कुछ अच्छे कदम इन्होंने उठाए, उसका ढंग से क्रियान्वयन नहीं हुआ। जैसे राम मंदिर का जो निर्माण आज हो रहा है, ये अच्छा विषय है, अच्छा फैसला है, लेकिन अब ये कहना कि मोदी योगी ना होते तो ये फैसला ना आता, तो न्यायपालिका क्या सत्ता की मुट्ठी में है? आप ये दिखाना चाहते हो? नहीं, बरसों से चली आ रही प्रक्रिया के क्रम में कोर्ट ने फैसला किया। अन्य सरकारें शायद कोर्ट के फैसले के विरुद्ध चली जाती थी, आप गए नहीं हो, कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए राम मंदिर का निर्माण करा रहे हो। लेकिन धर्म को कभी राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, उसका व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए। कार्य तो अच्छा, मंदिर बनना चाहिए। योगी जी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, और उन्होंने एक व्यवस्था, और हम लोग पढ़ाई काल से ही जनसंख्या वृद्धि को लेकर के जब निबंध लिखते थे तो उसमें होता था कि जनसंख्या जो नियंत्रित करते हैं उन लोगों के लिए अच्छी नीति बने। लेकिन राजतंत्र में बड़ी बुराई है कि सारी नीतियां
वोट को लेकर के बनती है। तो अगर सरकार ऐसा कुछ करना चाह रही थी तो अच्छा फैसला था, हालांकि अभी क्रियान्वयन में नहीं आ पाया। योगी सरकार ने कहा गड्ढा मुक्त सड़कें, या तो अटल जी ने अगर योजना बनाई तो चाहे गोरखपुर के पास लगने वाला जाम और चाहे अयोध्या के पास कटरा लगने वाला जाम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से वो समाप्त हुआ, लेकिन इनकी गड्ढा मुक्त जो सड़कों की नीति रही वो विफल ये रही कि सड़कों पर पैचिंग के नाम पर धन का बंदर बांट हो गया, तमाम सड़कों की पैचिंग हुई नहीं। और दूसरी चीज, एक तरफ गड्ढा ये लोग पैचिंग करते हैं, दूसरी तरफ गड्ढा होता है। 20 के जगह 5 सड़क बनाओ, अच्छी सड़क बनाने का काम करो। फिर भी ये कहूंगा कि पूर्व की सरकारों से इस सरकार में सड़कों में सुधार हुआ है। और क्या क्या सुधार हुआ, वही हम जानना चाहते हैं। मतलब इस सरकार में क्या सुधार हुआ है पिछले सरकारों की तुलना में? सुधार, सड़क को अगर आप छोड़ दें और शौचालय कुछ हद तक जो बने उनको छोड़ दें, गैस के लिए लगने वाली लाइन बंद हुई उसको छोड़ दें, तो सुधार कुछ नहीं हुआ है। करप्शन बढ़ा है। बिजली नहीं गिरा रहा है, आप बिजली नहीं गिरा रहे हैं, बिजली में सुधार नहीं हुआ। बिजली में सुधार हम भारतीय जनता पार्टी का योगदान नहीं मानते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का योगदान तब माना जाता जब किसी उत्पादन केंद्र को आप स्थापित किए होते, उत्पादन को बढ़ाए होते। पूर्व की ही योजनाओं पर आप बिजली दे रहे हैं, तो इस बिजली के पीछे हमारे बड़े बड़े इंजीनियर, पूर्व के सरकारों की दूरगामी सोच है। पहले हमारे घरों में बल्ब जलता था, अब CFL जलता है। एक बल्ब के पावर में पूरे घर की व्यवस्था चल रही है, तो बिजली का खपत आधुनिक आविष्कार के चलते कम हुआ, इसलिए बिजली अधिक मिल रही है। इसमें सरकार का योगदान नहीं। मैंने सरकार के कुछ योगदान कहे कि इन विषयों में इन लोगों ने सुधार तो किया, लेकिन अब बड़ा सवाल कि आपका भ्रष्टाचार नहीं समाप्त हुआ। आपकी महंगाई बेलगाम बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बेलगाम बढ़ रहा है, अपराध बेलगाम बढ़ रहा। और पांडे जी, पिछले 8 सालों से भारत में मोदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है, और इस सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जैसे GST है, नोटबंदी है, सर्जिकल स्ट्राइक है, धारा 370 है, राम मंदिर के बारे में आप बोल ही चुके। इसमें कौन सा ऐसा फैसला है जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं? इनका एक सर्जिकल स्ट्राइक छोड़ दीजिए तो किसी भी मुद्दे पे संतुष्ट होने का कोई सवाल नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक, सेना के लोगों को मैं बधाई दूंगा कि जब जब देश पर हमारे पड़ोसी देशों द्वारा किसी तरीके का हमला किया जाता है तो हमारे देश की सेना मुंहतोड़ जवाब देती है, और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए उसने अब पड़ोसी देश पाकिस्तान को सबक सिखाने का एक बार पुनः काम किया। तो सेना इसमें बधाई की पात्र है, और अगर सेना को छूट दिया गया तो सरकार भी बधाई की पात्र है। लेकिन सरकार यहाँ भी थोड़ा सा ये है कि इसने RDX कहाँ से आया इसका खुलासा आज तक नहीं कर पाई। तमाम विपक्षी दलों के ऊपर लगे आरोपों का खुलासा हो जाता है, लेकिन देश के ऊपर घटित इस घटना का खुलासा नहीं हुआ। ये बड़ा खेदजनक है। बाकी योजनाएं जितनी आपने गिनाई सब अच्छी थी। आप GST और नोटबंदी को किस नजर से देखते हैं? देखिए, नोटबंदी 2017 चुनाव के दौरान लगा, वो ऐसी स्थिति रही कि नोटबंदी जब लगी तो मैं बीजेपी में था, और नोटबंदी समाप्त होते होते मैं बीजेपी के बाहर हो गया। यानी आपने आधा समर्थन दिया नोट, जब बाहर आए तो ना आज भी मैं समर्थन करता हूं। लेकिन मेरा कहना कि 2017 में चुनाव आयोग ने कहा था, विफल रहा, योजना विफल रही। योजना के उद्देश्य अच्छे थे, पवित्र थे। कहा गया था कि 28 लाख रुपया एक प्रत्याशी व्यय कर सकता है। भला कोई बस्ती में किसी एक प्रत्याशी, दलीय प्रत्याशी के बारे में जनता सर्वे कर लीजिए कि कौन सा व्यक्ति 28 लाख में चुनाव लड़ा। जब नोटबंदी इशू हुई, बैंक पर पूर्ण लगाम था, प्रतिदिन आप एक निश्चित मात्रा में पैसा निकाल सकते थे, तो ये करोड़ों करोड़ रुपया चाहे सत्ता पक्ष के प्रत्याशी रहे, विपक्ष के रहे, कहां से व्यय किए। यानी नोटबंदी इनकी विफल रही, योजनाएं सही से क्रियान्वित नहीं हुई। पांडे जी, यूपी में योगी सरकार को आप देख रहे हैं कि किस तरह से भूमाफियाओं और अपराधियों की कमर तोड़ी जा रही है, और एक नई पॉलिटिक्स निकल के आई है, बुलडोजर पॉलिटिक्स। बिना ट्रायल के
सरकार फैसले ले रही है और कोई अपराधी है उसको पकड़ के पुलिस ला रही है, 24 घंटे के अंदर उसकी करोड़ों की मिल्कियत नस्तनाबूद कर दी जा रही है। आप देख रहे हैं कि हाथरस में कांड में क्या हुआ। पीड़िता ने खुद बयान दिया था कि उसके साथ नाइंसाफी हुई थी और 3 आरोपियों को छोड़ दिया गया। एक आरोपी को उम्र कैद मिली, वो भी SC/ST एक्ट में मिली और धारा 304 गैर इरादतन हत्या में मिली। बिल्किस गांग बानो का प्रकरण आपने सुना होगा कि जिस महिला के साथ, गर्भवती महिला के साथ कई लोगों ने बलात्कार किया था और उसके घर के और आजू बाजू के 14 लोगों को भीषण नरसंहार के तहत मौत के घाट उतार दिया गया था। आपने ये प्रकरण भी सुना होगा। तो इन सभी में दोषियों को छोड़ दिया गया। किस नजरिए से आप देखते हैं इन फैसलों को? एक संत अपने आप को बुलडोजर बाबा कहलाने में फक्र महसूस करता है, इस पे तो जनता फैसला करे। संत को संत होना चाहिए कि उसे बुलडोजर बाबा बनना चाहिए। और आगे इनके बुलडोजर की बात, कहीं मार्ग अवरुद्ध हो, चाहे वो व्यक्ति के आने जाने का हो चाहे पानी का हो, तो उस मार्ग को तो खोला जाना चाहिए, वहां बुलडोजर का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन आपका बुलडोजर सिर्फ जो आपके खिलाफ बोलेगा उसके लिए प्रयोग होता है, ये कौन सी बात है? और अगर आपको लगता है कि नहीं आपका बुलडोजर निष्पक्ष चलता है, तो मैं बस्ती जनपद के आला अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से सवाल करना चाहता हूं कि हमारे ही ग्राम सभा में 20 बीघे जमीन जिसका मुकदमा हमारे घर के लोग 1965 से लड़ते चले आए और ग्राम सभा के तरफ से कोई पैरवी नहीं हुई और हम लोगों ने उसे DDC, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उस जमीन को आज खतौनी में ग्राम सभा दर्ज करा दिया है। उस पे भूमाफियों का कब्जा क्यों नहीं हटाया जा रहा है, जिसके लिए बार बार मैं आंदोलन की चेतावनी दे रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि हरैया में चौकड़ी टोल प्लाजा की ऑफिस चौकड़ी के तालाब पर बनी है। बाबा का बुलडोजर वहां कहां चला गया? बाबा का बुलडोजर चले, अपराधियों के खिलाफ चले, भूमाफियाओं के खिलाफ चले, लेकिन निष्पक्ष चले। दूसरी चीज, किसी निरीह का, चाहे वो कानपुर देहात का दीक्षित परिवार हो या कोई और हो, किसी निरीह का अगर घर 1 फुट 2 फुट ग्राम सभा में है तो उसके घर को आप गिरा दोगे। लेकिन 20-20 बीघा कोई कब्जा किया है तो उसे आप गिराने का काम नहीं करोगे। आप एक तरफ आवास के लिए पैसा देते हो, आवासीय पट्टा देते हो, दूसरी तरफ बना बनाया आवास गिरा देते हो। मैं कहता हूं किसी का आवास अवैध है तो ध्वस्तीकरण उचित नहीं है, उसको आप अपने अंडर में ले लीजिए, उसके स्वामित्व को वहां से समाप्त कर दीजिए, बिल्डिंग का सदुपयोग कीजिए, सरकारी प्रयोग कीजिए। ध्वस्तीकरण वो एक तरीके से देश की संपत्ति का, समाज की संपत्ति का नुकसान है। पांडे जी, हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं, राजनीति पर भी बात किया, महंगाई पर, GST पर, नोटबंदी पर बात हुई, धारा 370 पे बात हुई, बुलडोजर पॉलिटिक्स पे बात हुई। हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको जनता अचानक पावर दे दे, मान लिया आप पावर में आ गए, तो यूपी में कौन 5 बड़े फैसले आप करेंगे? आप जरा बताएं, आपकी नज़र से हम देखना चाहते हैं पॉलिटिक्स को। पहली चीज तो अगर सत्ता मेरे हाथ आ जाए तो जो मूल व्यक्ति की आवश्यकता, और सत्ता नहीं, मैं तो कहता हूं कि एक विधानसभा भी अगर आ जाए तो उस क्षेत्र में संविधान प्रदत्त शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण दिलाना मेरी प्राथमिकता होगी। लेकिन योजनाओं को निजी हाथों में दे रहे हैं, मैं निजीकरण को बंद करूंगा। निजीकरण हो लेकिन वो सरकार के अंडर में हो, जिसका उदाहरण बैंकिंग ही ले लीजिए। निजीकरण के बैंक जनता के पैसे लेके चले जाते हैं, उसके बाद सरकार भी हाथ खड़ा कर देती है, जनता ठगी महसूस करती है। बैंक निजीकरण के चले, लेकिन उनका सारा कारोबार वो सरकार के अधीन हो, वो जनता का पैसा लेके भाग ना सकें, लाभांश अपने कर्म, अपनी बुद्धि, अपनी मेहनत का वो कमाए, लेकिन जनता का पैसा कहीं ना फंसने पाओ। दूसरे, अब निजीकरण के जरिए तमाम क्षेत्रों में नवयुवकों को रोजगार दिया जा रहा है। पहली चीज तो सरकारी क्षेत्र का कर्मचारी 1 लाख वेतन पा रहा, तो निजीकरण में उसका वेतन 15,000 है।
और उस 15,000 में से भी कहीं कहीं सुनने का आता वो 5,000 पाता है। अगर वो आवाज खोलेगा तो निजीकरण जो कंपनी चला रही है। आपको टोकना चाहेंगे कि सरकारी कर्मचारी, आपने कहा 1 लाख तनख्वाह पा रहा है, प्राइवेट वाला 15,000 पा रहा है, तो आरोप ये भी है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहा है। सरकारी कर्मचारी काम क्यों नहीं कर रहा, काम कराइए। इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि सबको आप 15,000 की लाइन में ले जाके खड़ा कर दीजिए। जब देश हमारा अंग्रेजों ने इसको लूट लिया था, खसोट लिया था, देश में कुछ था नहीं, तो देश में सरकारी संस्थाएं खुली, सरकारी नौकरियां रहीं और लोगों को सब्सिडी मिली। आज सभी सरकारें कहती हैं कि मैंने देश को मजबूत किया, देश को ऊंचाई पर पहुंचाया। अब आप सरकारी संपत्तियों को बेच रहे हो और सरकारी नौकरियों को समाप्त कर रहे हो। ऐसा क्यों? आप निजीकरण कीजिए तो सरकारी से बेहतर आप वेतन दीजिए। अगर आपको लगता है सरकारी से बेहतर वो काम कर रहा है। एक बड़ा उदाहरण आप लीजिए कि शिक्षा मित्र बेचारा अगर काम कर रहा है इनके मानदेय पर, तो वो निरंतर पढ़ा रहा, वो अयोग्य नहीं है। लेकिन अगर वो शिक्षक बनना चाहता, सरकारी वेतन चाहता, तो अयोग्य है। और इसके पीछे न्यायपालिका को क्यों ले लो? कहते हैं कि न्यायपालिका ने फैसला दिया, सभी दल इसके जिम्मेदार हैं। आरटीई एक्ट 2009 जो पारित हुआ, उसमें कहा गया कि अब स्कूलों में पैरा टीचर नहीं रहेंगे, शिक्षक की योग्यता B.Ed+ टेट होगी। तो इसको पारित करते समय आपने शिक्षा मित्रों का ध्यान ही नहीं दिया। आपको ये कहना था कि इस फैसले के पूर्व नियुक्त लोगों पर यह फैसला लागू नहीं होगा। पांडे जी, अभी LPG हाल ही में महंगा हुआ है और कमर्शियल तो और ज़्यादा महंगा हुआ है, तो LPG की महंगाई पर आप क्या कहना चाहेंगे? LPG की महंगाई हो, प्लेटफार्म टिकट की महंगाई हो, सिम के इनकमिंग शुल्क की महंगाई हो, किसी प्रकार की महंगाई हो, ये सरकार जो खैराती योजनाएं चला रही है उसके भरपाई के लिए महंगाई कर रहे हैं। अन्यथा विचार किया जाना चाहिए कि UPA 2 तक गैस पर सब्सिडी मिलती थी और मोदी सरकार आई, इन्होंने जनता से अपील किया कि आप सब्सिडी छोड़ दीजिए, और हम जैसे लोगों ने सब्सिडी छोड़ दिया। सरकार ने स्वयं पेट्रोल पंपों पर बोर्ड लगवाया कि 1.25 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दिया। 25 लाख लोगों ने अकेले उत्तर प्रदेश में गैस सब्सिडी छोड़ने का काम किया। 25 लाख लोगों ने प्रति सिलेंडर मिलने वाला एक एवरेज अगर मान लीजिए कि 200 रुपया छोड़ा, तो साल का 2400 यानी 2,000 रुपया छोड़ा, तो 2,000 गुणे 25 लाख कर लीजिए कितना सब्सिडी उत्तर प्रदेश के लोगों ने छोड़ा। करीब 7.5 करोड़ रुपए का, 750 करोड़ रुपए की सब्सिडी केवल उत्तर प्रदेश ने छोड़ा। और सरकार ने बांटा कितना गैस चूल्हा? 100 करोड़ का। तो 6.5 करोड़ कहाँ गया? जब आप बजट पारित करते हो तो लाभान दिखाते हो, तो लाभान दिखाना चाहिए। चलिए छोड़िए, आप जनता ने सब्सिडी छोड़ भी दिया और इसके बाद गैस का दाम बेलगाम बढ़ता जा रहा है, तो ये कैसे? सब्सिडी भी बंद हो गई और दाम भी बढ़ता चला जा रहा है। पांडे जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और मीडिया दस्तक के सवालों का बड़ी साफगोई से आपने जवाब दिया। तमाम ज्वलंत मुद्दे इसमें उठे, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और बड़ी स्पष्टवादिता के साथ आपने मुद्दों को सामने रखा। इसके लिए मीडिया दस्तक आपका आभारी है। आपको बहुत बहुत आपको, मीडिया दस्तक को और मीडिया दस्तक के सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने मुझे समय दिया और तमाम ज्वलंत मुद्दों पर जिन पर लोग आज सवाल नहीं पूछना चाहते हैं, उन सवालों को पूछने और लोगों तक पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं। यह कारवां ऐसे ही चलता रहे और मीडिया दस्तक बुलंदियों पे जाए, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे पंडित चंद्रमणि पांडे सुदामा को, जो बस्ती जनपद के हरैया तहसील में सहराए गांव के रहने वाले हैं। समाज सेवा में, राजनीति में, शिक्षा में आपकी अच्छी खासी रुचि है। अगले हफ्ते फिर हम एक नया किरदार सामने लेकर के आएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
है।